आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 13 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। कोरोना कोविड-19 को चीन से निकला वायरस माना जाता है। चीन में कोरोना एक बार फिर हाहाकार मचा रहा है। शी जिनपिंग की सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। शेनज़ेन शहर में लॉकडाउन लग गया है। यहाँ के 1.7 करोड़ लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। दूसरे शहरों में भी हालत ठीक नहीं है। शंघाई में स्कूल पार्क बंद कर दिए हैं, तो बीजिंग में आवासीय इलाकों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कोरोना रैपिड टेस्ट शुरू किए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर न निकलें। इससे पहले चीन के जिलीन में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। शहर के 90 लाख लोगों को घरों पर रहने के आदेश दे दिए गए थे। शांडोंग के यूचेन में भी लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर चीन के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में कैद हैं। एहतियात के बावजूद कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। सेबी के पास जमा किए दस्तावेजों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने का समय 12 मई तक है। अगर गलती से भी इस समय के अंतराल में आईपीओ सरकार द्वारा नहीं लाया गया, तो सेबी के पास फिर से सरकार को दस्तावेज पेश करने होंगे। साथ ही उसे दिसंबर के नतीजे भी इस दस्तावेज में बताना होगा। इस कारण उम्मीद है कि एआईसी का आईपीओ 12 मई से पहले आ जाए। उल्लेखनीय होगा कि सरकार ने पहले एलआई के लगभग 31.6 करोड़ शेयरों या 5% हिस्सेदारी की बिक्री करने वाली है, जिसे इस मार्च में पेश करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाजार में धीमी की वजह से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कहा है कि एक खास कौम सरकारी तंत्र में घुसने का प्लान बना रही है, जबकि देश में संविधान और धार्मिक आजादी के नाम पर कट्टरता बढ़ रही है। यह बात आरएसएस ने शनिवार 12 मार्च को जारी अपनी 2022 की सालाना रिपोर्ट में कही। इसके मुताबिक संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता और एक खास समुदाय की ओर से सरकारी तंत्र में एंट्री करने की विस्तृत योजना है। इसने इस खतरे को हराने के लिए संगठित ताकत के साथ हर संभव प्रयास करने की अपील की है। संघ की वार्षिक रिपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद शहर में आरएसएस की एक बैठक में पेश की गई थी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 13 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व में एक बार फिर बदलाव की मांग उठने लगी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी में नई जान फूंकने की बात कही है। थरूर ने कांग्रेस पार्टी को सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल भी बताया है। थरूर इससे पहले भी पार्टी में बदलाव और सुधार की मांग कर चुके हैं। शशि थरूर ने देश में विभिन्न दलों के विधायकों की संख्या वाला एक चार्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, यही वजह है कि कांग्रेस सबसे विश्वसनीय राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी बनी हुई है। इसीलिए सुधार और नई जान फूंकनी जरूरी है। रविवार को थरूर की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी चल रही थी। इस बैठक में पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर नेता शामिल हुए थे। पंजाब के सीएम बनने जा रहे आम आदमी पार्टी आप के भगवंत मान को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे से धमकी मिली है।
एक अखबार की वेबसाइट की खबर के अनुसार संस्था के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूने पर ऐतराज जताते हुए कहा है कि भगवंत मान ने पूरे पंजाब को केजरीवाल के पैरों में रख दिया है। उन्होंने इसका बदला लेने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान किया है। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 11 मार्च को आप के सीएम प्रत्याशी भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। वे उन्हें शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देने पहुंचे थे, जहां भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। सिख फॉर जस्टिस संस्था को इस पर ऐतराज है कि उन्होंने केजरीवाल के पैर क्यों छुए। हालांकि केजरीवाल के पैर छूने के बाद मान गले भी मिले थे। पंजाब में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद रविवार को अमृतसर में पार्टी का विजय जुलूस कई मायनों में खास रहा। वहीं इसे कामयाब करने में सरकारी अमले के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। साथ ही यह भी चर्चाएं हैं कि विजय जुलूस का सारा खर्च सूबे की सरकार ने किया है। इसके बाद भगवंत मान और केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष के निशाने पर हैं। इस दौरान रोड शो में लोगों को ले जाने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सुखपाल सिंह खेहरा ने आम आदमी पार्टी के विजय जुलूस पर अंगुली उठाई है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से जारी एक पत्र भी शेयर किया है। इस पत्र में मुख्य सचिव के हवाले से सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष सचिव राजस्व को प्रबंधों के लिए पैसे खर्च करने के आदेश दिए गए हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 13 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पूर्वायत्तर के प्रति रूढ़िवादी छवि का अंत होना चाहिए। उन्होंने रविवार को इस बात पर दुख जताया कि शेष भारत में वर्षों बाद भी पूर्वायत्तर के लोगों के प्रति आम नजरिए का आधार बड़े पैमाने पर जागरूकता एवं सराहना का अभाव और उनके प्रति रूढ़िवादी छवि रहा है। मिजोरम और सिक्किम की यात्रा के बाद नायडू ने फेसबुक पोस्ट में कहा, यह निश्चित रूप से बदलना चाहिए। नायडू ने जोर देकर कहा कि पूर्वायत्तर की प्रेरक कहानियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्वास व्यक्त किया कि वह आने वाले वर्षों में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार दूसरी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान मोदी से मुलाकात की और उनके साथ 100 मिनट से अधिक का समय बिताया। मोदी ने ट्वीट किया, आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वह राज्य को विकास की और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ होली के बाद 20 या 21 मार्च को यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं इस बार राज्य में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी चर्चा हो रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक यूजर के अकाउंट को निलंबित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने जसदीप मुंजाल की याचिका पर ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुंजाल ने आरोप लगाया है कि 24 फरवरी को जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लॉग इन करने की कोशिश की तो पाया कि ट्विटर द्वारा उन्हें कोई चेतावनी दिए बिना ही उनका अकाउंट निलंबित कर दिया गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा।
जिसमें विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 13 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 14 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।